गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में, इसका सब्जेक्ट कोड है MA 201 का जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड वर्किंग स्ट्रेस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसे आप यांत्रिक गुण भी कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल आर रिलेटेड टू द बिहेवियर अंडर लोड और स्ट्रेस इन टेंशन, कंप्रेशन और शेयर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या किसी भी पदार्थ के जो यांत्रिक गुण हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कि वो मटेरियल, वो पर्टिकुलर मटेरियल कितना स्ट्रेस ले सकता है, कितना लोड बियर कर सकता है, यानी कितना बल ले सकता है। जैसे लोड कई तरह के होते हैं, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर लोड। तो अलग अलग पदार्थ, अलग अलग कैपेसिटी होती है उनकी इन लोड को बियर करने की। तो ये उनके यांत्रिक गुणों पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज आर डिटर्मिन्ड बाय इंजीनियरिंग टेस्ट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। कॉमनली डिटर्मिन्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट, creep strength, stress rupture, fatigue, elongation, impact strength, hardness and modulus of elasticity। देखिए, जो प्रॉपर्टीज़ हम डिटर्मिन करते हैं, यानी जो यांत्रिक गुण हम फाइंड आउट करते हैं, वो लैब के अंदर जो टेस्ट होते हैं उनसे पता लगाते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अंदर। जैसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं यूटीएम से, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि हम अपने लैब में निकाल सकते हैं, वो है क्रीप, रप्चर, फेलियर, इलोंगेशन, ये सब। तो ये हर मटेरियल का अलग अलग होती है प्रॉपर्टीज़, और इनकी हर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी अलग अलग होती है जो ये बताती है कि ये पदार्थ कितना किसी चीज़ का लोड ले सकता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग whether or not a material can be produced in the desired shape and also resist the mechanical forces anticipated। तो जो यांत्रिक गुण होते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं ये पता लगाने में कि ये मटेरियल, ये पर्टिकुलर जो पदार्थ है, इसे हम डिज़ायर्ड शेप में, यानी हम जैसा शेप इसको देना चाह रहे हैं उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर हमने इसे, इस पदार्थ को जैसा शेप हम देना चाह रहे हैं उसमें हमने प्रोड्यूस कर दिया, यानी उत्पादन कर दिया, तो उसके बाद क्या ये पर्टिकुलर मटेरियल सभी लोड को झेल पाएगा? जैसे कि टेंसाइल लोड अगर इस पर लगेगा तो ये झेल लेगा, कंप्रेसिव और सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू पता लगाते हैं। अब ये सब हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। देखिए, फटीग, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, क्रीप, रेजिलेंस, टफनेस, मैलिबिलिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? देखिए, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल to resist the externally applied forces without breaking or yielding. The internal resistance offered by a part to an externally applied load is called stress. Strength basically एक मटेरियल की क्षमता है कि वो बाहरी बल या बाहरी जो भार होता है उसको कितना रेजिस्ट कर सकती है, यानी कितना सहन कर सकती है बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, ये एक मटेरियल की क्षमता है टू रेजिस्ट द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस विदाउट ब्रेकिंग और यील्डिंग, बिना टूटे और मुड़े। ठीक है, अगर कोई पदार्थ बाहरी बल को या बाहरी भार को अच्छे से बियर कर लेता है बिना टूटे या बिना मुड़े, तो हम इसे कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, अब ऐसे में जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है बाय अ पार्ट टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखिए, अगर आप टेबल पे लोड लगा रहे हैं, कंप्रेसिव लोड, यानी उसको दबा रहे हैं, तो एक टाइम तक वो टेबल उस लोड को बियर करेगी, उसके बाद वो टूट जाएगी। तो ये उसकी क्या है? स्ट्रेंथ है। अब जब तक वो लोड बियर कर रही है टेबल, इसका मतलब कि अंदर से एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है जो कि उस लोड को बियर करवा रहा है। क्लियर?
नेक्स्ट है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है? देखिए, स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस। अब स्टिफनेस बेसिकली वह है कि अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है और वो बॉडी उस स्ट्रेस के कारण, जैसे सपोज कीजिए लंबाई में परिवर्तन आया या फिर आयतन में परिवर्तन आया, उसे कितना रेजिस्ट कर सकती है उस डिफॉर्मेशन को, उसे हम बोलते हैं स्टिफनेस। तो बेसिकली स्टिफनेस आपका रिलेटेड हो गया स्ट्रेस से। क्लियर कि स्ट्रेस, अगर कोई बाहरी बल भी लग रहा है और उसके कारण सपोज कीजिए आपकी मटेरियल की लंबाई बहुत बढ़ गई, तो कितने डिफॉर्मेशन को वो रेजिस्ट कर सकते हो? डिफॉर्मेशन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, ये सब होते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी स्टिफनेस का मेजर है। थर्ड है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन when the external forces are removed. This property is desirable for materials used in tools and machines. It may be noted that steel is more elastic than rubber. देखिए, इलास्टिसिटी वह प्रॉपर्टी है अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ पे हम बाहरी बल लगा रहे हैं और कुछ देर बाद अगर हम बाहरी बल को हटाते हैं तो अगर वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज ले लेता है तो हम बोलेंगे कि ये पदार्थ या ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक है। अगर बाहरी बल हटाने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप नहीं लेता, सपोज कीजिए हमने लेंथ, सपोज कीजिए एक स्प्रिंग है या एक रबर, जैसे कि यहाँ पे बोला है, हमने एक रबर लिया, हमने उसको बहुत खींचा, यानी उस पर हमने टेंसाइल लोड लगाया और खींच के उसे बहुत लंबा कर दिया। अब जब हमने लोड हटाया और इसने अपना ओरिजिनल शेप फिर ले लिया, तो इसका मतलब हुआ कि ये पदार्थ इलास्टिक है, अदरवाइज ये इलास्टिक नहीं है। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड परमानेंटली। तो इलास्टिसिटी का एक तरीके से अपोजिट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? किसी भी मटेरियल की प्लास्टिसिटी वह गुण होती है, अगर सपोज कीजिए आपने ऑब्जेक्ट पे से एक्सटर्नल लोड हटाया और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, यानी उसका शेप सही में चेंज हो गया, तो हम ये गुण क्या होता है? ये प्लास्टिसिटी का गुण होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर फॉर्जिंग इन स्टैम्पिंग इमेजेस ऑन कॉइन्स एंड इन ऑर्नामेंटल वर्क। क्यों? देखिए, कॉइन्स पर आपने इमेजेस देखी होगी, जो पैसे होते हैं उन पर इमेजेस देखी होगी, तो वो क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन। यानी आपने एक कॉइन लिया, उस पर आपने लोड लगाया और परमानेंटली उसके अंदर एक स्टैम्प अगर आपने लगा दी तो क्या हो गया? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। यानी अब वो आप शेप और साइज को, जब आप एक्सटर्नल लोड हटाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया। तो दिस इज प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इनेबलिंग इट टू ड्रॉन इनटू द वायर with the application of a tensile force. A ductile material must be both strong and plastic. देखिए, डक्टिलिटी वह प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि जिसमें क्या होता है, बेसिकली किसी भी मटेरियल पर आप पहली बार टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, यानी कि खिंचाव उत्पन्न करते हैं, उसे खींचते हैं और उसे वायर की शेप में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और प्लास्टिक भी होना चाहिए। तो डक्टिलिटी इज यूजुअली मेजर्ड बाय द टर्म्स परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन मीडिया। देखिए, डक्टिलिटी कैसे मेजर करते हैं? कितना उसमें इलोंगेशन हुआ है, यानी एल से वो कितनी लेंथ होगी। सपोज कीजिए 2 मीटर की लेंथ है, 2 मीटर से वो कितनी हो गई? 2.5 मीटर हो गई, तो वो उसका परसेंटेज इलोंगेशन निकाल लेंगे हम। और अगर उसको हमने इलोंगेट किया है, यानी उसकी लेंथ 2 मीटर से 2.5 मीटर हुई, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी रिड्यूस हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट कवर हो गए, परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। क्लियर?
तो डक्टिलिटी बेसिकली मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि उसे एक तरीके के वायर में कन्वर्ट करती है। कैसे? विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, यानी खिंचाव उत्पन्न करके। अब जो डक्टाइल मटेरियल कॉमनली यूज होते हैं इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में वो है माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, टिन एंड लेड। ये सारे डक्टाइल मटेरियल हैं। मतलब इन्हें अगर आप इन पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इनके अंदर खिंचाव उत्पन्न होगा रबड़ की तरह, और ये कुछ लिमिट तक खींचेंगे, उसके बाद टूटेंगे। क्लियर? ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस जिसे आप भंगुरता भी बोलते हैं, ब्रिटलनेस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग of a material with little permanent distortion. Brittleness of a material is opposed to ductility property, opposite to ductility property. देखिए, ब्रिटलनेस डक्टिलिटी के अपोजिट है। कैसे? ब्रिटलनेस में क्या होता है, जब आप कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें मटेरियल ही टूट जाता है। मतलब उसमें कोई डिफॉर्मी, इलोंगेशन या रिडक्शन नहीं होता एरिया में। आप जैसे ही फोर्स लगाएंगे वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, यानी उसमें परमानेंट डिस्टॉर्शन हो गया, यानी परमानेंटली उसके अंदर एक क्रैक आ गया। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि यूटीएम में अगर हम कंक्रीट क्यूब बनाते हैं उसमें हम लोड डालते हैं तो क्या होता है, वो खींचता नहीं है, वो टूट जाता है। जैसे ही लोड ज़्यादा होता है वो पूरा क्यूब टूट जाता है। तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा? ब्रिटल, क्योंकि उसके अंदर जो भी चेंज आया है शेप और साइज में वो क्या है? परमानेंट डिस्टॉर्शन हुआ है उसका। ठीक है? ब्रिटल मटेरियल्स आर विदस्टैंडिंग कंप्रेशन लोड व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड स्नैप ऑफ विदाउट गिविंग एनी सेंसिबल इलोंगेशन। कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि इसमें बोला है कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है। इसका मतलब जब हम इस पर लोड लगाएंगे तो वो लंबाई में खिंचाव नहीं होगा या किसी भी तरह से आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है? तो ब्रिटल मटेरियल बेसिकली रिलेटेड होता है किससे? कंप्रेशन लोड से, यानी जो हम दबाव डालते हैं उससे रिलेटेड होता है। और डक्टिलिटी रिलेटेड होता है टेंसाइल फोर्स से, यानी खिंचाव से। तो दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट है malleability. It is a special case of ductility which permits material to be rolled or hammered into thin sheets, making wire. अब मैं देखिए, malleability ductility का ही एक स्पेशल केस है जिसमें मटेरियल को हम क्या करते हैं? रोल करते हैं। ठीक है? आप रोल करते हैं मटेरियल को या उस पर हैमर्ड हथौड़ा चलाते हैं ताकि वो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि वायर्स होते हैं। ठीक है? मेलेबल मटेरियल शुड बी प्लास्टिक बट इट इज़ नॉट एसेंशियली टू बी स्ट्रॉन्ग। जो मेलेबल मटेरियल होते हैं, क्योंकि हम उसे परमानेंटली डिफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम उसे हथौड़ा चला के उसे पतली शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग हो। द मेलेबल मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस आर लेड, सॉफ्ट स्टील, रॉट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये कुछ हैं जो मेलेबल मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट। इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट a unit volume of the material has absorbed after being stressed up to the point of fracture. देखिए, टफनेस वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि इम्पैक्ट के कारण फ्रैक्चर को रेजिस्ट करती है। मतलब कि इम्पैक्ट वो होता है जो सेकंड के लिए लोड लगता है और बहुत सारा लोड लगता है, और उसके कारण क्या हो सकता है? मतलब इम्पैक्ट होता है ग्रेजुअल लोड नहीं लग रहा, लोड धीरे धीरे नहीं लग रहा। अब यहाँ पे लोड क्या लग रहा है? एकदम से लग रहा है, उसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट। ठीक है? तो ड्यू टू हाई इम्पैक्ट मतलब कि एकदम से बहुत सारा लोड लगा, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और उसके कारण अगर कोई मटेरियल फ्रैक्चर को रेजिस्ट कर देता है, मतलब टूटने से बच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं उसकी टफनेस का जो गुण है वो बहुत अच्छा है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, हाई इम्पैक्ट मतलब कि लोड
एकदम से लगना। It is measured by the amount of energy that a unit volume of the material has absorbed after being stressed up to the point of fracture. Point of fracture मतलब जब टूटने की कगार पे आ गया बेसिकली, तो तब तक कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई मटेरियल मेजर कर सकता है। हम कैसे निकालेंगे टफनेस की, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ने एब्जॉर्ब किया है, कब, जब तक कि हमने उसे टूटने तक का लोड नहीं लगा दिया। दिस प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड्स। नॉर्मली द टफनेस ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हीट। अगर हम हीट का यूज़ करते हैं तो मटेरियल की टफनेस हमेशा कम होती है। द प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग द हैमर एंड प्रेस मशीन। ये प्रॉपर्टी हमें कब चाहिए होती है, जब हम हैमर को डिज़ाइन करते हैं। देखिए हैमर जो लोड, हथौड़ा जो लोड डालता है, उससे भी आप एक तरह का इम्पैक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो एकदम से आप मारेंगे एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम से लोड डालेंगे और फिर आप उसे हटा देंगे। या प्रेस मशीन, प्रेस मशीन में भी जो लोड डलता है, अगर आप देखें तो वो कुछ सेकेंड का एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। रेजिलेंस, it is the property of a material to absorb energy and to resist shock and impact loads. रेजिलेंस भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और क्या रेजिस्ट करती है, शॉक और इम्पैक्ट लोड दोनों को रेजिस्ट करती है। इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट तक जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एक यूनिट वॉल्यूम में, उसे हम बोलते हैं रेजिलेंस। इलास्टिक लिमिट तक जितना भी आप किसी भी मटेरियल के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसे हम बोलते हैं रेजिलेंस। द प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग स्प्रिंग मटेरियल। जब हम स्प्रिंग मटेरियल डिज़ाइन करते हैं जो कि इलास्टिक होते हैं, तब हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, रेजिलेंस। नेक्स्ट है क्रीप, फटीग एंड हार्डनेस। देखिए क्रीप क्या होता है, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, it will undergo a slow and permanent deformation called creep. The property is considered in designing internal combustion engines, बॉयलर्स एंड टर्बाइंस। देखिए हर प्रॉपर्टी का यूज़ आपको बता रहे हैं मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होती है। जैसे कि क्रीप, क्रीप क्या होता है, जब बहुत टाइम तक कांस्टेंट स्ट्रेस, सपोज कीजिए 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस एक हाई टेम्परेचर पे बहुत टाइम तक लग रहा है। बहुत टाइम तक मतलब कि आप कह सकते हैं 24 घंटे, 48 आवर्स, इतनी टाइम से लग रहा है, तो या फिर इससे भी ज़्यादा, कई बार ये क्रीप होता है ईयर्स में, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बहुत ही कम और परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है जिसे हम बोलते हैं क्रीप। मतलब इसमें जो स्ट्रेस लगता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है और ये बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत धीरे धीरे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम इंटरनल कंबशन इंजन, बॉयलर्स और टर्बाइंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो स्ट्रेस होता है वो बहुत कम होता है क्रीप में। अगर बहुत कम स्ट्रेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सालों में किसी पे थोड़ा सा डिफॉर्मेशन करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रीप। फटीग, व्हाट इज फटीग? फटीग इज द रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मेटल due to direct load variation, eccentricity in a rotating shaft and differential thermal expansion of a structure, even substantially below the yield point of a metal or alloy. This repeated loading can lead to failure, usually measured in terms of the number of cycles to failure. Some studies have suggested that well over 80% of mechanical failures of metals are attributed to fatigue. देखिए फटीग होता है किसी भी मेटल पर इज द रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल।
लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मेटल ड्यू टू डायरेक्ट लोड वेरिएशन। तो बेसिकली अगर हम किसी मटेरियल पे या मेटल पे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं बार बार, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये दो कारण होते हैं, या तो डायरेक्ट लोड वेरिएशन के कारण या रोटेटिंग शाफ्ट में जो एसेंट्रिसिटी होती है उसके कारण। ठीक है। थर्ड ये भी हो सकता है कि किसी स्ट्रक्चर का थर्मल एक्सपेंशन हो। थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि टेम्परेचर के कारण उसमें चेंज आ रहा हो। ठीक है। तो अगर ये इलास्टिक लिमिट से कम होता है तो ये रिपीटेड लोडिंग फेलियर को ले जा सकता है। इसीलिए हम इसे मेजर करते हैं, हम फटीग को मेजर करते हैं किसके टर्म्स में, नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कितनी बार लोडिंग हुई है टू फेलियर। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, शाफ्ट डिजाइनिंग में, कनेक्टिंग रॉड्स में, स्प्रिंग्स में, गियर्स में, जहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटिशन होते हैं लोडिंग और अनलोडिंग के। ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी of the metals and has a wide variety of meaning. It also embraces many different properties such as resistance to wear, scratching, deformation and machinability. तो हार्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मतलब बेसिकली ये क्या वियर करती है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस किसको होना चाहिए, वियर को, यानी भी किसी भी तरह के स्क्रैच ना आए, किसी भी तरह का टूटना ना हो या कोई डिफॉर्मेशन ना हो। ये सभी, अगर कोई मटेरियल ये सब चीज़ों को रेजिस्ट कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल बहुत हार्ड है, यानी उस पर स्क्रैच ईजीली नहीं आ रहा, वो ईजीली डिफॉर्म नहीं हो रही। ठीक है। और थर्ड, उसका वियर एंड टियर नहीं हो रहा। क्लियर। तो ये होता है हार्डनेस। अब जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है वो है वर्किंग्स। ये तो हमने पढ़ी अभी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो भी थी आपकी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। एक टॉपिक हमारा और है वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस इज द सेफ स्ट्रेस टेकन विद इन द इलास्टिक रेंज ऑफ मटेरियल। मतलब इलास्टिक रेंज क्या होगी, इलास्टिक लिमिट मटेरियल की, वहाँ तक जो स्ट्रेस होता है उस सेफ स्ट्रेस को हम वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। फॉर ब्रिटल मटेरियल इट इज टेकन इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय suitable factor of safety. However, for material possessing well-defined yield point, it is equal to yield stress divided by factor of safety. It is the stress which accounts all sorts of uncertainties. तो देखिए, अगर कोई इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल में इलास्टिक लिमिट होगी, उसमें इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेस होगा वो सेफ स्ट्रेस होगा, यानी उसमें हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं चाहिए। हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब चाहिए, जब ब्रिटल मटेरियल की बात आती है। ब्रिटल मटेरियल होते हैं जो एकदम से टूट जाते हैं, वहाँ पे इलास्टिक लिमिट और अल्टीमेट पॉइंट सेम होते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ब्रिटल मटेरियल में हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक तरीके का फोर्स हो गया, उसे हम डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो हमें वर्किंग स्ट्रेस मिलता है। क्लियर। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें यील्ड पॉइंट होता है, उस केस में वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ, यानी यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होगी मटेरियल की वो यील्ड स्ट्रेंथ होगी, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये होता है डक्टाइल मटेरियल के केस में। क्लियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अलोएबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस एंड सेफ स्ट्रेस। देखिए वर्किंग स्ट्रेस के बहुत सारे नाम हैं। हम वर्किंग स्ट्रेस को ही परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस भी वर्किंग स्ट्रेस को बोलते हैं, सेफ स्ट्रेस भी वर्किंग स्ट्रेस को बोलते हैं, और अलोएबल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाइसे वर्सा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, जो हमने ये फॉर्मूले की, इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा।
तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ नंबर यूज टू डिटरमिन द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए जो नंबर यूज होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल वर्क्स ऑन द मटेरियल। हमने हर मटेरियल की एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रखी है, उसके बेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है, एक नंबर है। ठीक है, जो कि सब चीज़ों को देखता है कि मटेरियल के डिफेक्ट को, उसके उन लोड्स को जो बाद में आने वाले हैं, अनफोर्सीन लोड्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर कोई होगा उसको भी कंसिडर करता है वो, अनस्किल्ड वर्कमैनशिप को भी, टेम्परेचर इफेक्ट को भी। इसलिए हर मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग होगा। अगर सपोज कीजिए कास्ट आयरन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग है माइल्ड स्टील से, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, उन सब के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मटेरियल डिफेक्ट सबको देख के बनाया गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस फॉर ब्रिटल मटेरियल और यील्ड स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप दो स्ट्रेस का रेशियो भी बोल सकते हैं या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो भी बोल सकते हैं। तो ये आपका असाइनमेंट 4 है ट्यूटोरियल 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेन करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जितने एग्जाम्पल्स हो सके आप इसके अंदर लिखें, क्योंकि आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको उतना क्लियर होगा। अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए, जरूरी नहीं है आपको किसी बुक को कॉपी पेस्ट करना है। क्वेश्चन सेकंड जो आपका रहेगा वो है व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपको मैंने वर्किंग स्ट्रेस जो बताया वो लिखेंगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करेंगे।